जय हिंद। हम लोग रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, और जब हम लोग रदरफोर्ड के एक्स्ट्रा मतलब क्या कहते हैं कि अल्फा स्कैटरिंग मॉडल को पढ़ते हैं, तब हम लोग उस जगह मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। और हमें ये भी पता चल जाता है कि हाँ भैया, तब तक उसके कुछ ड्रॉबैक भी थे। जैसे उसने मतलब क्या कहते हैं स्टेबिलिटीज को लेकर कोई भी बात नहीं की थी, कि कैसे एक तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन है जो तुम्हारे रिवॉल्व करते रहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई भी चीज अगर एक्सेलरेटेड है, तो वो धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट करेगी अगर वो तुम्हारे सर्कुलर मोशन में है। तो ये स्टेबिलिटी उनकी सबसे एक बड़ी ड्रॉबैक थी, जो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और साथ साथ में ये भी था कि जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रदरफोर्ड ने अपने न्यूक्लियस के बारे में बताया, तब तक तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रॉन की तुम्हारी खोज नहीं हुई थी, तुम्हारे चैडविक नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो अभी क्या है, आज से तुम्हारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है तुम्हारा नील्स बोर के एक्सप्लेनेशन का। क्योंकि नील बोर्स जो तुम्हारे थे, उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि कैसे मतलब क्या कहते हैं कि एक जो एटम होता है, और एटम के अराउंड जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तुम्हारे स्टेबल्स होते हैं। ठीक है, और इन्होंने ये थ्योरी तुम्हारे 1913 में दी थी। इन्होंने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तुम्हारे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन एक सर्टेन ऑर्बिट पे, है ना। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के जो तुम्हारी पहली वाली जो ऑर्बिट होगी उसको हम लोग की ऑर्बिट बोल देते हैं। इतना तो मेरे याद हो गया। फिर इसके बाद हम लोग एल बोलते हैं, फिर एम बोलते हैं, फिर एन बोलते हैं, ओ बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो ये जितनी भी तुम्हारी ऑर्बिट है, इनकी एक सर्टेन एनर्जी होती है। मतलब क्या बोल सकते हो कि हाँ, इनकी मतलब क्या कहते हैं एक एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिट पे जब तुम्हारे नाचते हैं या फिर गोल गोल घूमते हैं, तो इनमें मतलब क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पाई जाती है, जो कि उस एनर्जी लेवल पे पाई जाती है। ये है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारा मतलब ये नहीं बोला जाता है कि हाँ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है, रादर क्या बोला जाता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे है, उस ऑर्बिट के पास एनर्जी है, वो उसकी उतनी एनर्जी होती है। ऐसा होता है, जिसकी वजह से वो बार बार अगर गोल गोल घूमता भी है ना, तो भी मतलब क्या कहते हैं उसकी एनर्जी तुम्हारी रेडिएट होते हुए नहीं दिखाई देती है। बस इसमें दो चीज हमेशा याद रख लेना, कि जो भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट के पास वो हो रहे होंगे, तो जो उनकी एनर्जी होती है उसको मिनिमम बोला जाता है। मान लो कि पहले वाले ऑर्बिट को हम लोग के बोल देते हैं, दूसरे वाले को एल बोल देते हैं, तीसरे वाले को एम बोल देते हैं। तो के और एल में जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे के साइड में पाए जा रहे होंगे, उनकी जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, तुम्हारी मिनिमम होगी। और जैसे जैसे आप दूसरे एनर्जी लेवल हाई में जाओगे, आप एल में जाओगे, आप उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि एम में जाओगे, फिर उसके बाद एल एम एन ओ पी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो एनर्जी लेवल है वो भी आपकी बढ़ती रहेगी। बस इतना जान लो कि क्लोजर टू द न्यूक्लियस, लेसर द एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट ऑर्बिट। और सबसे मतलब क्या है कि अगर पूछा जाए कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी किस ऑर्बिट पे पाई जाती है, तो हमेशा याद रख लेना वो तुम्हारा के ऑर्बिट होगी, के शेल होगी। तो मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। नहीं है ना। तो ये इस चीज को हमेशा याद रखना। और ये जो तुम्हारा ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट को जैसे मैंने अभी यहाँ एनर्जी लेवल लिख दिया, ठीक इसी तरीके से मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन शेल भी बोल सकता हूँ। तो इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अभी अगर मैं तुमको एक क्रिप्स बताऊं, तो नीर बोल के मॉडल है ना, नीर बोल्स का मॉडल, या फिर ऐसे बोल दे रहते तुम्हारा बोर्स मॉडल। तो जो भी बोर्स मॉडल किस चीज का मॉडल है भाई, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारी एक एटम का मॉडल है, कि एक एटम कैसा दिखता है। तो उनके हिसाब से क्या था कि भाई एटम में तीन चीजें पाई जाएंगी। सबसे पहला कि भैया उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उसमें आपका प्रोटॉन भी पाया जाएगा, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं आपका न्यूट्रॉन भी पाया जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास एक निगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन जो होगा उसके पास एक पॉजिटिव का चार्ज होगा, और जो न्यूट्रॉन होगा उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा, जिसको मैं जीरो से भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं न्यूट्रल भी बोल सकता हूँ कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो वो एक तरीके से तुम्हारा न्यूट्रल हो गया, ये हो गया। और हमें मालूम है कि कोई भी अगर एटम, उसमें तुम्हारे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अगर तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल पाए जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ वो जो तुम्हारा एटम है वो तुम्हारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मतलब कि वो तुम्हारा कैसा हो रखा है, एक तरीके से तुम उसको बोल सकते हो कि हाँ वो कोई चार्ज नहीं पाया जा रहा, कि वो चार्ज हो रखा है कि नहीं, वो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है या फिर वो तुम्हारा एक निगेटिव चार्ज है। क्योंकि अगर जनरली मैं एटम का एक तुमको अगर वो बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, तो हम बोलते हैं कि भैया पहले न्यूक्लियस आता है, तो हम न्यूक्लियस को बोल देते हैं कि यार न्यूक्लियस तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि भैया न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है आपका न्यूक्लियॉन्स। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियॉन्स। और वो न्यूक्लियन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, तो ओवरऑल चार्ज न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव ही हो जाएगा।
तो इसी वजह से हम ये बोल देते हैं। तो जब भी कोई ओवरऑल एक तुम्हारा एक न्यूट्रल तुम्हारा वो होता है, एटम होता है, तो उसमें जो तुम्हारे नंबर ऑफ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो एकदम इक्वल होता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो होता है पूरा एटम होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं, या फिर हम लोग उसको स्टेबल भी बोल देते हैं, है ना। और इस चीज को याद रख लेना कि हाँ भैया ये न्यूक्लियस तुम्हारे बेसिकली कुछ और नहीं, तुम्हारे प्रोटॉन और तुम्हारे न्यूट्रॉन ही कहलाते हैं, ये है ठीक। और इसको भी याद रखो कि जैसे जैसे आप इस मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड आप ऑर्बिट बनाओगे, तो वो जो ऑर्बिट है वो एक फिक्स मतलब क्या कहते हैं उसका सर्कुलर पाथ फिक्स है, उसके साथ साथ उसकी एनर्जी लेवल भी फिक्स है। क्योंकि हो सकता है मान लो कि अगर मैं सोडियम की लेवल की बात करूं, एक सोडियम के एटम की बात करूं, तो उसमें तुम्हारे एनर्जी लेवल की कुछ और हो सकती है, एल की कुछ और हो सकती है, एम की और हो सकती है, ठीक वैसे तुम्हारे हाइड्रोजन की भी अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर तुमको एनर्जी लेवल दर्शाना है तो तुम छोटे नंबरों से भी दर्शा सकते हो। जैसे मान लो कि मैं वर्डिंग अगर लेता हूं, लेटर लेता हूं, तो मैं के एल एम एन ओ पी, और अगर मान लो कि अगर मैं नंबर लेता हूं तो मैं इसी चीज को मैं 1 2 3 4 5 और 6 7 इस तरीके से कर सकता हूं, है ना। इस चीज को हमेशा याद रखना। और जब भी एनर्जी लेवल काउंट की जाती है तो तुम्हारी स्टार्टिंग से की जा सही है। जैसे मान लो कि इसको बोलोगे 1, इसको बोलोगे 2, इसको बोलोगे 3, इसको बोलोगे तुम 4, तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रही है वैसे वैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि उस ऑर्बिट में एनर्जी भी बढ़ रही है, साथ ही साथ तुम्हारे उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ रही है, ये है ना। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया। आप देखो ये बात हमेशा याद रख लेना कि जितनी भी तुम्हारी एनर्जी लेवल है, जितनी भी तुम्हारे शेल है, जितने भी ऑर्बिट है, उसमें तुम्हारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उतने ही स्टेबल हो सकते हैं जितने उसकी मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है। जैसे मान लो कि अगर मैं के ऑर्बिट की बात कर देता हूं, जिसको हम लोग फर्स्ट शेल बोल रहे हैं, तो उस फर्स्ट शेल में मैक्सिमम तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? केवल 2 ही आ सकते हैं। तो इस चीज को रख लेना कि हाँ भाई के में 2 ही आ सकते हैं। ठीक ऐसे अगर मान लो कि मैं दूसरे नंबर जिसको हम लोग एल बोलते हैं, तो एल में बता सकते हो कि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? बताओ मुझे जल्दी, बताओ मुझे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं तुम्हारे एल में? एल में आएंगे तुम्हारे 8 आ सकते हैं। ठीक वैसे अगर तुम्हारा तीसरा जिसको हम लोग एम बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? तुम्हारे 18 आ सकते हैं। और फिर उसके बाद कितने आएंगे? तुम्हारे 32 आ सकते हैं। तो एक इसका फॉर्मूला भी होता है। अब इसके फॉर्मूले को भी लेकर डिस्कशन करेंगे आगे, जब मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं कि कैसे अरेंज किया जाता है इलेक्ट्रॉन। जब तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को रिसीव करना सिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, तब मैं तुमको बताऊंगा कि एक फॉर्मूला भी होता है इसमें, जिसमें 2n स्क्वायर होता है कि n स्क्वायर होता है, तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन बस अभी तुम इतना जानो कि जो भी तुम्हारी ऑर्बिट है, चाहे वो के एल एम एन हो, उस के ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना कि के में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, एल में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, एम में 18 आ सकते हैं मैक्सिमम, और एन में तुम्हारे 32 आ सकते हैं। और ये जितनी भी एनर्जी लेवल है, इनमें एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी हो रखी है। जो न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, उसके पास एनर्जी कम होगी। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी भी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। वही इसी वजह से तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जितना भी मूव करे, जितना भी मूव करे, उसकी एनर्जी लॉस नहीं होने वाली, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो तुम्हारे एक तरीके से शेल और तुम्हारे ऑर्बिट में ही स्टोर होती है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी चेंज होती है ना, तो उसका मतलब हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ट्रांसफर हुआ होगा। मान लो कि अगर मैं बोलता हूं कि किसी इलेक्ट्रॉन ने तुम्हारी एनर्जी को गेन किया है, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया वो हायर लेवल में गया है। हो सकता है कि वो 1 से 2 में चला गया हो, या 2 से 3 में चला गया हो, या तुम्हारा 3 से 4 में चला गया हो, या फिर आपका 4 से 5 में चला गया। मतलब कि भैया के से एल में चला गया हो, एल से एम में चला गया हो, या फिर एम से एन में चला गया हो, या फिर एन से वो ओ में चला गया हो। और अगर मैं बोल देता हूँ कि भैया कोई एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल थी वो कम हो गई, तो जस्ट इसका उल्टा कि भैया हो सकता है कि वो 5 से 4 में आ गया हो, 5 से 4 में आ गया हो, या फिर हो सकता है कि मतलब क्या कहते हैं कि 4 से 3 में आ गया हो, या 3 से 2 में आ गया हो, या फिर 2 से 1 में आ गया हो, या फिर तुम्हारा सीधा उल्टा वाला कि भैया ओ से एन में आ गया हो, या फिर भैया एन से एम में आ गया हो, या फिर मतलब क्या कहते हैं एम से एल में आ गया हो, या फिर एल से भैया मतलब क्या कहते हैं के में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितना नियरेस्ट होगा तुम्हारा, जितना नियरेस्ट तुम्हारा होगा शेल, उतनी उसकी कम एनर्जी होगी। और यही तुम्हारा बोर्स का एक्सप्लेनेशन था, यही तुम्हारी उसकी थ्योरी थी कि कैसे तुम्हारा एटम जो होता है वो स्टेबल होता है। रेदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भी एनर्जी होती है वो तुम्हारे शेल्स में होती है, ना कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन में होती है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी उस शेल से मिलती है, जो कि उसको डिसाइड करता है कि उसकी एनर्जी लेवल कितनी है। अगर पास में है तो कम, अगर दूर है तो वो ज्यादा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आ गया? ठीक है। तो अभी देखो
तुमको अरेंजमेंट अगर सीखना है किसी भी एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, अभी तो हमने समझ लिया कि भैया इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, 18 होता है, 32 होता है, लेकिन उससे पहले पहले पता है तुमको इस चीज को समझना भी पड़ेगा कि हाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है और तुम्हारा एटॉमिक मास क्या होता है, तब तुम्हारे लिए सही हो जाएगा। तो हमें मालूम है कि भैया अगर मैं एक एटम बनाता हूं तो जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस बोल देते हैं, ठीक है भैया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं किसी भी तुम्हारे एटम में, वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसको मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूं कि हाँ देखो तुम्हारा जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, तुम क्या बोल सकते हो तुम्हारा कि हाँ भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट एलिमेंट, ऐसे तुमने ऐसे सिंपल लिख दिया, ये हो गया है ना। तो ये हो गया तुम्हारा इस तरह से बोला। जैसे मान लो कि मैं बात करते तो चलो सोडियम की बात कर देता हूं। मुझे मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो तुम उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हाँ भैया उसमें जो प्रोटॉन की संख्या पाई जा रही है, कितनी पाई जा रही, 11 पाई जा रही है। इसका जस्ट उल्टा भी बोला जा सकता है कि बोल देगा कि अच्छा मुझे बताओ अगर सोडियम के एलिमेंट में अगर 11 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, भैया उसका एटॉमिक नंबर आपका 11 ही हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है कार्बन के तुम्हारे प्रोटॉन जो होते हैं टोटल वो तुम्हारे 6 पाए जाते हैं, तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ भैया उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, वो भैया आपका 6 हो जाएगा। हेलो हाँ आवाज आ रही है भैया का नेटवर्क गया। तो याद रख लेना हमेशा कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर होंगे, है ना। जैसे कार्बन का मैंने बोल दिया क्या उसमें प्रोटॉन अगर 6 पाए जा रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, वैसे अगर मान लो कि मैं नॉर्मल हाइड्रोजन या फिर मैं जिसको प्रोटियम बोल देता हूं तो मुझे मालूम है कि भैया उस प्रोटियम में आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं, केवल एक ही पाया जाता है। तभी उस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और तुम्हें मालूम है एटॉमिक नंबर को किस चीज से डोनेट करते हैं, वो है तुम्हारा लेटर जेड। इस चीज को याद रख लेना, जेड लेटर से हम लोग एटॉमिक नंबर को डोनेट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं ये भी लिख सकता हूँ z इक्वल टू 11, जो कि मुझे क्या बता रहा होगा कि हाँ ये तुम्हारा सोडियम का एटॉमिक नंबर हो रखा है। z इक्वल टू 6 मतलब कि ये तुम्हारा एक कार्बन का एटॉमिक नंबर हो रखा होगा। z इक्वल टू 1 जो कि क्या बता रहा होगा कि हाँ ये एटॉमिक नंबर है किसका, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक हाइड्रोजन का हो रखा होगा ये। और तुम्हें मालूम है कि अगर मान लो कि मैं एक ऐसा बना देता हूं, जैसे मान लो कि एक ये मेटल है, ठीक है, एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, दोनों ही सोडियम हो रखे हैं। मान लो कि दोनों ही सोडियम की एक रिबन पाई जा रही है, तो अगर तुम इनके एटम्स को निकालोगे, है ना, अगर तुम इनके एटम्स को निकालोगे या फिर तुम इसके एटम्स को निकालोगे, हर केस में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग ही आने वाले हैं। और अगर मान लो कि इसी के बगल में अगर मैं तुम्हारा एक कैल्शियम का रख देता हूं, तो अगर तुम इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन देखोगे, मतलब क्या कहते हैं कि उसमें देखोगे, है ना, तो अब तुमको पता चलेगा कि इसके प्रोटॉन के डिफरेंस अलग हो रखे हैं। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि तुम्हारे एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एटम कौन सा पाया जा रहा है, क्योंकि जितने भी तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे पार्टिकल पाए जा रहे हैं, फिर जितने भी मैटर पाए जा रहे हैं, उन सभी मैटर के अंदर पाए जाने वाला जो भी एटम होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे प्रोटॉन पाए जाते हैं। और अगर सभी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि भाई उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग मतलब क्या कहते हैं बड़े आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारा कौन सा एटम मतलब या फिर कौन सा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग किस एटम की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना इतना आ गया, हाँ भैया। आ गया ना। ये अब देखो अगर जैसे मान लो कि मैं एक न्यूट्रल एटम की बात करता हूं, न्यूट्रल एटम मतलब क्या कि भैया एक ऐसा एटम है जिसने अभी तक केमिकल रिएक्शन नहीं की है। क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया अगर जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो केमिकल रिएक्शन में कौन सा एटम का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, केवल और केवल भैया आपका इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा हो सकते हैं या तो कम हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ज्यादा हो जाते हैं तो वो फिर आपका एक चार्ज बना लेता है जिसको हम लोग कैटायन चार्ज बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। अब अगर मान लो कि वो निगेटिव बना लेता है तो तुम्हारा वो निगेटिव का मतलब कि वो एनायन हो जाता है, ये हो गया। तो अगर मान लो कि तुम्हारा न्यूट्रल एटम हो रखा है, तो न्यूट्रल एटम के केस में क्या होता है कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की संख्या है और जो तुम्हारे प्रोटॉन की संख्या है ना, वो तुम्हारी क्या होती है, वो बराबर होती है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ यार अगर तुम्हारा एटम न्यूट्रल है तो जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का वो तुम्हारे बेसिकली तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट न्यूट्रल एटम। बस ये न्यूट्रल वर्ड लगाना जरूरी है। अगर आपने न्यूट्रल वर्ड नहीं लगाया तो फिर ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जिस एटम की आप बात कर रहे हो वो आपका न्यूट्रल है कि नहीं है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ
आ गया ना। तो जनरली ये इस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है। अगर मान लो कि मैं सिंपल z इक्वल टू 11 लिखता हूं, तो हम लोग को सब समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये भैया सोडियम की बात कर रहे हैं, 11 की बात कर रहे हैं, और इस समय जो सोडियम का एटम है इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता तो भैया Na पॉजिटिव जरूर लिखते, और Na पॉजिटिव लिखते तब आपका एटॉमिक नंबर यहाँ जो 11 लिखा गया है वो आपके प्रोटॉन के सेंस पे लिखा गया है, ना कि आपके इलेक्ट्रॉन के सेंस पे लिखा गया है। क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया यहाँ जो आपके मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो एक ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एक संख्या कम हो गई। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भैया हर केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके एटॉमिक नंबर को डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन आपके एटॉमिक नंबर को तभी डिसाइड करेगा जब वो एटम आपका न्यूट्रल होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है केमिकल रिएक्शन में, ना ही उसने लूज कर रखा है, ना ही उसने मतलब क्या कहते हैं गेन कर रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आ गया ना। तो एटम नंबर हमेशा तुमको दो चीज बताएगा, दो या तीन चीज भी बता सकता है। पहली चीज इस चीज को हमेशा याद रख लेना, है ना। अगर मान लो z इक्वल टू 11 लिखता हो तो पहली चीज कि भैया ये 11 कुछ और नहीं, ये आपका प्रोटॉन हो रखा है। फिर उसके साथ ये भी बता सकते हैं कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन बोला है तो उसका मतलब है कि उस समय एटम क्या हो रखा होगा, आपका न्यूट्रल हो रखा होगा। बस इस चीज को अंडरस्टूड रखना। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना इतना आ गया? आ गया। आ गया, ठीक, वेरी गुड। अब आ जाओ, मैं मास नंबर की बात करता हूं, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि भैया एक एटम में आपका प्रोटॉन भी पाया जा रहा है, आपका मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रॉन भी पाया जा रहा है, और आपका मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन भी पाया जा रहा है। और मुझे मालूम है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। बाकी जो आपका कंडेंस मास होता है, काफी हार्ड मास होता है, वो आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है। और मुझे मालूम है कि भैया न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियॉन्स बेसिकली कुछ और नहीं, ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी एटम का अगर तुमको मास नंबर चाहिए कि उसमें टोटल मास नंबर कितना हो रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस केवल उसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रॉन को ऐड कर देना है। ज्यादातर केस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है बराबर होती है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो कि मैं सोडियम की बात कर देता हूं, है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन मुझे मालूम है कि ये 11 किसको डोनेट कर रहा है, इस समय प्रोटॉन को डिस्कस कर रहा है। तो मैं तुरंत समझूंगा कि नहीं भैया 11 का प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी 11 होता है। तो आप जस्ट तुरंत निकाल दोगे, हाँ बोल दोगे कि हाँ भैया इसका जो मतलब क्या कहते हैं मास नंबर आया है वो 22 आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा सोडियम होता है, उसके अंदर जो तुम्हारे न्यूट्रॉन की जो संख्या पाई जाती है ना, पता है कितनी होती है, 12 होती है। तो अगर तुम इस हिसाब से गिनोगे तो उसका आ जाता है 23 आ जाता है। तो ये तुम्हारा 23 इसका एटॉमिक मास नंबर होता है। तो ये धीरे धीरे रट जाता है, ऐसे इसमें कुछ नहीं है, धीरे धीरे रट जाएगा। ठीक, ऐसे मान लो कि अगर मैं एटॉमिक नंबर 6 लिखता हूं, तो ये 6 किसका होता है, कार्बन का होता है। और कार्बन के केस में क्या होता है, जो तुम्हारा प्रोटॉन होता है उतना ही तुम्हारा न्यूट्रॉन भी होता है। तो अगर इस केस में अगर मान लो कि मैं मास नंबर निकालता हूं, तो भैया 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा 12U निकल कर आया है, ये तुम्हारा एक मास नंबर हो गया कि हाँ तुम्हारा देखो ये मास इतना पाया जा रहा है। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। नहीं है। तो जैसे हम एटॉमिक नंबर को दिखाने के लिए Z का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे एक मास नंबर को दिखाने के लिए मुझे बता सकते हैं कि कौन सा लेटर का इस्तेमाल किया जाता होगा? बताओ मुझे, यश, कुलदीप। ये यू या वाई या ए। नहीं, ए का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? ए का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मैं a = 23 लिख रहा हूं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई ये मास नंबर किसकी बात हो रही है, तुम्हारे सोडियम की बात हो रही है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, आपका 11 होता है। ठीक, ऐसे ये भी अगर मान लो कि a = मैंने 12 लिख रखा है, तो इसका मतलब मुझे तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया यहाँ कार्बन की बात हो रही है, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है। तो ये धीरे धीरे रट जाएगा। ठीक, ऐसे तुम्हारा वो भी होता है। और हमें मालूम है कि जो तुम्हारा मास नंबर होता है वो बेसिकली कुछ और नहीं, वो एटम का ही तो मास नंबर है। तो मैं इसको एटॉमिक मास भी तो बोल सकता हूँ। तो इसी वजह से हम लोग मतलब क्या कहते हैं, मास नंबर को एटॉमिक मास नंबर के भी इक्वल रख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इस चीज को याद रख लेना, एटॉमिक मास मतलब कि उसका एटम का मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है। जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ मास नंबर। मास नंबर क्या होता है भैया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैंने ये ऐसे लिख दिया। ठीक, वेरी गुड, है ना। अगर मान लो कि प्रोटॉन का मास कितना होता है भैया, 1U होता है। आपका न्यूट्रॉन का मास कितना होता है भैया, ये भी 1U होता है। तो अगर मैं मास नंबर निकालता हूं तो फिर आपका ये कितना हो जाएगा भैया, 1U, है ना। लेकिन 1U के साथ ये जो तुमने 1U यहाँ लिख रखा है, यहाँ तुम इसके साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी करोगे, क्योंकि उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं ये भी तो देखना है।
ये भी तो देखना पड़ता है। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि प्रोटॉन में तुम्हारे 11 पाए जाते थे, सोडियम की अगर बात की जाए भैया 11 पाए जाते थे, तो हम क्या करते हैं 1 × 11 प्लस 1 × 12, जो कि यहाँ तुम्हारे नंबर ऑफ, ये तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेगा। फिर उसके बाद प्लस 1u मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ तुम्हारे तुम्हारे न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन कितने पाए जाते हैं उसमें 12। तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला तुम्हारा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला भी है, जो कि तुमने अभी मतलब क्या कहते हैं पिछले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है ये। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। कुल मिला के बस यही है कि जो तुम्हारा मास नंबर होता है वही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक मास के जस्ट इक्वल ही होता है, और कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को? तो अगर मान लो कि मैं सिंपल लिख देता हूँ कि हाँ तुम्हारे सोडियम का, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उसका मास नंबर जो आता है भैया वो आपका 23 आता है। तो मैं A=3 भी लिख सकता हूँ, और उसके साथ साथ में ये भी लिख सकता हूँ 23u। तो यहाँ u लगाने का मतलब यही है कि भैया मैंने उसको एग्जैक्टली उसका कितना एक एटॉमिक मास होता है ना, कितना ग्राम में आता है, मैं u की वैल्यू के साथ रख के मल्टीप्लाइड करा के बड़े आराम से उस चीज की वैल्यू को निकाल सकता हूँ, है ना। तो जब भी तुम मास, आप देखो हमने एटॉमिक नंबर भी निकालना सीख लिया कि हाँ भैया Z बेसिकली कुछ और नहीं, ये आपका प्रोटॉन भी हो सकता है भैया, ये आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। प्रोटॉन तो हर केस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन तभी रहेगा जब आपका मैटर या फिर जो एटम है वो एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। और आपका भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर भैया आप, सॉरी है ना, एटॉमिक नंबर होता है जो कि यही है ना, Z एटॉमिक नंबर, ये हो गया। और भैया आपका मास नंबर क्या होता है? मास नंबर भैया आपका कुछ नहीं होता भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और आपका मतलब क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इनके बीच में एक रिलेशन भी बना सकते हैं। कैसा रिलेशन बना सकते हैं? जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि मास नंबर, तो मास नंबर इक्वल टू क्या हो गया भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। अब मुझे बताओ क्या मैं इस प्रोटॉन को मैं एटॉमिक नंबर नहीं बोल सकता? क्योंकि भैया ये तो हर केस में प्रोटॉन की इक्वल ही होने वाला है, बताओ बोल सकता हूं ना। तो काफी बार क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन में तुमको प्रोटॉन नहीं दिया होगा, बोलेगा मुझे मास नंबर बताओ, मेरे पास एटॉमिक नंबर दे रखा है और मेरे पास मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रॉन दे रखे हैं। तो तुम कुछ नहीं करना है, बस इस प्रोटॉन की जगह तुम एटॉमिक नंबर भी ले सकते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर कुछ और नहीं होता, वो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मास नंबर इज इक्वल टू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर प्लस तुम्हारा न्यूट्रॉन, ये दोनों ही बोला जा सकता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ये वाली इक्वेशन भी सही है एकदम, और ये दूसरी वाली इक्वेशन भी सही है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? अभिषेक? नहीं। नहीं। नहीं, ठीक, वेरी गुड। अब देखो अगर तुम लोग के पास पीरियोडिक टेबल होगी, तो पीरियोडिक टेबल में तुमने देखा होगा कि हर एक एटम को लिखने का तरीका होगा। उस एटम में लिखने का जो तरीका है उसमें तुम्हारा मास नंबर भी दिया होगा और उसमें तुम्हारा एटॉमिक नंबर भी दिया होगा। तो वो जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, सबसे पहले हम लोग एटम का सिंबल लिखते हैं। तो मान लो कि मैंने ये ऐसे लिखा, मैंने पहले क्या लिखा कि हाँ भाई तुम्हारे यहाँ सिंबल ऑफ एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो जो तुम्हारे टॉप तुम्हारे लेफ्ट कॉर्नर में आता है वहां तुम्हारा लिखा जाता है मतलब क्या कहते हैं एटॉमिक मास, या फिर तुम क्या बोल सकते हो मास नंबर बोल सकते हो, क्या वहां मास नंबर लिखा जाता है। और जो तुम्हारे लेफ्ट तुम्हारे डाउन साइड में लिखा जाता है उसको बोला जाता है एटॉमिक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नंबर, जिसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ ऊपर भैया ए लिखा जाएगा, नीचे जेड लिखा जाएगा और इधर आपका सिंबल लिखा जाएगा, और सिंबल को तुम एक्स से भी डोनेट कर सकते हो। ये हो गया। तो तुमने देखा होगा इस तरीके से तुमको स्कूल में ऐसे प्रैक्टिस करके बताया होगा कि यहाँ देखो ये कैसे होता है। अगर सिंपल के रूप में मान लो अगर तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल होगी तो तुमने देखा होगा एक, अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन में ऐसे लिखा होगा सी लिखा होगा, इधर लिखा होगा 6 लिखा होगा, और मुझे मालूम है कि इसमें तुम्हारा एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, तो तुम्हारा कुछ इस तरीके से लिखा होगा 12C6, है ना। बताओ मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया। अब देखो क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, वो तुमको पता है क्या कर देगा, यहाँ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक्स लिख देगा, ऐसे कर देगा एक्स लिख देगा। या फिर मान लो कि यहाँ तुम्हारा मतलब 12 दे दिया और बोल देगा कि चलो ठीक है मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। ये तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले सिंबल लिखोगे, यहाँ तुम्हारे वैल्यू जो लिखी जाती है तुम्हारे ए की लिखी जाती है, और यहाँ जो वैल्यू लिखी जाती है तुम्हारे जेड की लिखी जाती है। ए फॉर भैया एटॉमिक मास, है ना, ए फॉर क्या बोल सकते हो उसको एटॉमिक मास बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो भैया मास नंबर भी बोल सकते हो। और जेड फॉर क्या होता है तुम्हारा मतलब कि एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, है ना, सिंपल सा। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि भैया ए ऊपर आएगा, जेड नीचे आता है और ये सी ऊपर हो गया। ए मतलब क्या कहते हैं जो मतलब क्या कहते हैं कि जो जिसके पास सबसे ज्यादा है
पैसा है या फिर कुछ भी है समझ लो, तो तुम्हें मालूम है कि हर केस में आपका जो मास नंबर है, हर केस में मास नंबर आपके एटॉमिक नंबर से ज्यादा तो होने ही वाला है। तो मतलब यहाँ ए जिसकी बात की जा रही है वो आपका एक तरीके से मास नंबर हो गया, और जो आपका जेड हो गया वो आपका एक तरीके से एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। नहीं है? तो चलो ठीक है, मेरे को बताओ, अगर मान लो कि मुझे सोडियम का लिखना है तो मैं सोडियम को कैसे लिखूंगा बताओ? बताओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, मेरे को बताना कि कौन कौन सा सही है तुम्हारा। ठीक है, 4 ऑप्शन दूंगा, भैया मुझे बताना। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है तुम्हारा। ठीक है, भैया थर्ड वाला। जरूरी थोड़ी नहीं, पहले रुक तो जा। ठीक है, भैया ए का होता है। बताओ इनमें से कौन सा सही है? पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला सही है, पांचवा वाला सही है? भैया तीसरा वाला। भैया तीसरा। हाँ, तीसरा वाला ही सही है ना। ये हमेशा मत समझ लेना कि भैया डबल ही होता है, ये अभी तुमको और भी पता चलेगा। अभी जब तुम क्लोरीन का पढ़ोगे ना, तो यहाँ 17 लिखा रहता है, यहाँ तुम्हारा 35.5 लिखा रहता है। तब तुमको पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें एवरेज वाला भी खेल होता है, क्योंकि कुछ के आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं। तब तुमको आइसोटोप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, आइसोबार्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। और ये तुम्हारा आज वाला टॉपिक तुमको इसी वजह से अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग इसको भाई बहुत स्टार्टिंग से ही हम लोग रिवाइज करते आ रहे हैं, पिछले चैप्टर से ही। आज कुछ ऐसा लगा कि कुछ नया पढ़ा है तुम लोगों ने? बताओ मुझे, ऐसा कुछ लगा हल्का सा? बताओ मुझे। हेलो, हल्का फुल्का कुछ भी? भैया चैप्टर समझ में आ गया पूरा। ये है ना अभी, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, आओ ठीक है। तो और नील्स बोर्स को देख लेते हैं, है ना। नील्स बोर ने अपने न्यू अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया था तुम्हारे 1913 में, है ना। इनके अकॉर्डिंगली क्या था कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो तुम्हारे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, वो एक सर्टेन ऑर्बिट पे करते रहते हैं, या फिर एक सर्टेन एनर्जी लेवल पे करते रहते हैं। और उस ऑर्बिट की अपनी डिफरेंट रेडियस होती है, जो पास में उसकी कम रेडियस, जो ज्यादा है उसकी दूसरी रेडियस। तो जैसे ये हो गया, तो जब तुम सेंटर पे देख रहे हो, ये है ना, ये जो इसके अराउंड तुम देख रहे हो, ये एक एनर्जी लेवल है, या फिर तुम इनको ऑर्बिट भी बोल सकते हो, है ना। तो ये जितनी भी ऑर्बिट्स होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पाई जाती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा, उससे थोड़ी ऊपर ज्यादा, फिर थोड़ी और ऊपर ज्यादा, इस तरह से होता रहता है। तो बस ये बोला जाता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे उस ऑर्बिट पे होता है, जो कि तुम्हारे न्यूक्लियस के पास में होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है। और जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के दूर होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी हायर होती है। बस इस चीज को जान लो, है ना। और जब भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा होता है, फिर किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे तुम्हारे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है ना। इवन दो वो तुम्हारा एक्सेलरेटेड मोशन में क्यों ना हो, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है वो बेसिकली तुम्हारे शेल की होती है, तुम्हारे ऑर्बिट की होती है, ना कि तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिसीव और तुम्हारा लूज कर सकता है वो तब जब वो तुम्हारा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जा रहा हो। इसी वजह से बोलते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रॉन आपकी एनर्जी को लूज नहीं करता है, इवन अगर वो मतलब क्या कहते हैं कि रिवॉल्व भी कर रहा हो, और ना ही वो तुम्हारा न्यूक्लियस पे जाके फॉल होने वाला है, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फिजिक्स में बताया गया है ना। और इस चीज को भी याद रख लेना कि जो तुम्हारा ऑर्बिट होता है उसको हम लोग एनर्जी लेवल या फिर मैं इलेक्ट्रॉन शेल से भी डोनेट कर सकता हूं। ये तो बोर के मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या बोला गया था कि हाँ भैया, एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, प्रोटॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। जैसे तुम्हारे ये सेंटर में क्या हो गया भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड में आपके जो एनर्जी लेवल है, और उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन तुम्हारे घूमते हुए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव का चार्ज पाया जाएगा, प्रोटॉन में पॉजिटिव का चार्ज पाया जाएगा, और तुम्हारे न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं पाया जाएगा, मतलब कि एक तरीके से न्यूट्रल होगा। और कोई भी तुम्हारा अगर न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें जो तुम्हारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और जो तुम्हारे पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से जितना भी तुम्हारा एटम होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। और ये जितने भी तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, ये सब के सब तुम्हारे न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, जो कि एकदम छोटा सा होता है किसी भी एटम का, है ना, जो कि हमको रदरफोर्ड ने भी बता दिया था। तो इसी प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से, है ना, तुम्हारा न्यूक्लियस तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज बोला जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो भाई कोई चार्ज होता ही नहीं है। ये हो गया, है ना। तो ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है रैपिडली जिस भी न्यूक्लियस के अराउंडली सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं उसको शेल या वो बोलते हैं। और इस एनर्जी लेवल को या फिर शेल को हम लोग या तो नंबर 1 2 3 4 5 6 से भी डोनेट कर सकते हैं, या फिर लेटर KLMNOP से भी डोनेट कर सकते हैं। ये है। और जब भी एनर्जी को काउंट किया जाता है तो तुम्हारा सेंटर से बाहर की तरफ काउंट किया जाता है ना। ये जैसे पहले K, फिर L, फिर M, फिर N, है ना। तो तुम देख रहे होगे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इस तरीके से आ रहा है।
सेंटर में ये आपका हो गया भैया न्यूक्लियस, जहां पे न्यूक्लियॉन्स के शेल, फर्स्ट शेल, एल शेल, सेकंड शेल, एम शेल, थर्ड शेल, एन शेल, फोर्थ शेल, ये हो गया। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रॉन की लिमिट भी होती है हर एक शेल में। ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी तुम्हारा शेल है, के शेल है, तो कितनी भी एनर्जी लिमिट के ले लेगा, नहीं ऐसा नहीं है। के शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, एल शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, एम शेल मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, और तुम्हारा एन शेल तुम्हारा मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है ना। लेकिन जब तुम 20 इलेक्ट्रॉनिक नंबर के आगे जाओगे तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी होते हैं। तुम लोग मतलब क्या कहते हैं ISP2, ये जो इतने वर्ड होते हैं ना, जब तुमको पढ़ाया जाएगा 11 12th में, तब तुमको समझ में आ जाएगा ये है ना। तो जितनी भी एनर्जी लेवल है उनकी एकदम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हो रखी है। जो न्यूक्लियस के पास है उसकी मिनिमम एनर्जी है, जो न्यूक्लियस से दूर है भैया उसकी मैक्सिमम एनर्जी हो रखी है ना ये। और यहाँ कोई भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इवन अगर वो रिवॉल्व भी कर रहा है तो है ना, वो तभी भी स्टेबल ही कहलाएगा, ये समझ जाओ बस, है ना। अगर मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो तभी होगी जब वो लोअर एनर्जी से हायर लेवल जा रहा होगा, तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी बढ़ रही होगी। और अगर मान लो कि एनर्जी अगर लूज कर रही है तो वो तुम्हारे लोअर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा होगा, ये है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु बेटा। दिव्यांशु। In what year did Neil Bohr propose his new arrangement of electrons in the atom? गेस कर, मैं भी भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बता। Option B 1913. 1913, गुड। आजा अब इसका आंसर बता दे यश। According to Bohr, where can electrons revolve around the nucleus? भैया ऑप्शन बी, in only certain orbits or certain energy level. गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the relationship between the electron's orbit and its energy? Option C, electrons in orbit closer to the nucleus have low गुड, energy. है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Why do electrons in Bohr's models not fall into the nucleus even though they have accelerated motion? A option D. है ना, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और उस ऑर्बिट में एनर्जी होती है ना। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होता है, वो जितना कम होगा उतना कम एनर्जाइज होगा, जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ज्यादा एनर्जाइज हो जाएगा। आ जाओ दिव्यांशु। The circular paths of orbits around the nucleus are also known by which other terms? Option A nucleons or cells. Shells. Option B energy levels or electron shells. Option C is nucleus or न्यूक्लियस और orbit. ऑर्बिट। Option D acceleration paths or radii. रेडियाई। भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन भी है ना, तो ऑर्बिट को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल भी बोल सकते हैं। आ जाओ यश। Who gave the present concept of atom as detailed in the text? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नील्स बोर्स, है ना। तुम्हारे सिलेबस अभी आगे चलो 11 12th में होगा तो तुमको और पता चलेगा, अभी और भी साइंटिस्ट थे। अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Which three subatomic particles make up an atom according to the concept? Electron, proton, neutron. गुड, है ना। आ जाओ अब इसको बताओ कुलदीप। What is the location and charge combination of protons and neutrons in the atom? They are outside in the nucleus, positive or negative not. They are in nucleus. Yeah, option B. गुड, है ना, ऑप्शन बी। दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जिसकी वजह से पूरा न्यूक्लियस कितना हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। आ जाओ दिव्यांशु। Why is an atom electrically neutral on the whole?
Option A, because neutrons have no change. Option B, because the nucleus is located at the center. Option D, due to the presence of an equal number of negative electrons and positive protons. Option D, because the nucleus is positively charged. भैया ऑप्शन सी. गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। What causes the small nucleus at the center of the atom to be positively charged? The presence of proton, no, the presence of neutron, the presence of electron, the presence of proton, the absence of electron. बता, किस वजह से तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है? भैया ऑप्शन डी, द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो तुम बताओ भाई, ये अभिषेक ओवर कॉन्फिडेंस ले डाले, बताओ भाई। प्रोटॉन, प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। हाँ, तो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है सेंटर में, वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? हाँ, सी। भैया अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो, भैया अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, वो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुम्हारा न्यूक्लियस तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? सुन लो, अगर मान लो कि तुम ये भी बोल देते हो कि भैया उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं बोलता हूँ चलो इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो अगर वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? तुम्हारा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि वो तुम्हारा न्यूट्रल हो जाएगा? मैंने एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला। हाँ, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते, अगर मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते, तो क्या तुम्हारा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता? न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या वजह है जिसकी वजह से जो तुम्हारे सेंटर के एटम में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज होता है? तो उसका जो मेन रीजन है वो तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सेंस पे ही दोगे, कभी भी इलेक्ट्रॉन लेकर मत आ जाना। वहां तुम्हारे प्रोटॉन पाए जाते, इसी वजह से वो पॉजिटिव होता है। तो भैया न्यूट्रॉन क्या कुछ भी नहीं करता, कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि भैया न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो भी खेल रचना होता है वो तुम्हारा प्रोटॉन ही रचता है। इलेक्ट्रॉन के टर्म में आंसर लेकर मत आना, अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में आंसर लेकर आओगे तो तुम्हारा जो न्यूक्लियस है वो तुम्हारा न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा कभी भी पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा। आप समझ में आ गया? आ गया ना? ठीक, गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। What are the fixed circular paths in which electrons revolve rapidly around the nucleus called energy levels or cells? गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। In Bohr's model, how are the energy levels or shells represented? Option A, only by numbers 1 to 3. Option B, only by letters KLM. By option C, by numbers 1 to 3 or by the letters KLM. Option D, by number of protons they contain. भैया ऑप्शन सी। गुड है ना, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। When counting the energy level shells, from which point do we start counting outwards? From the center, the nucleus outwards, from the outermost shell, from the electron cloud. मतलब कि जब भी हम लोग, जब भी हम, क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी एनर्जी लेवल की काउंटिंग करते हैं तो हम कहां से काउंटिंग स्टार्ट करना करते हैं? पहला ऑप्शन बोला कि आउटर मोस्ट शेल से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि पूरी शेल कंप्लीट होने के बाद से करते हैं, या फिर तुम्हारे न्यूक्लियस के आउटवर्ड से स्टार्ट कर देते हैं, या फिर तुम्हारा सी फोर्थ एनर्जी लेवल, मतलब कि तुम्हारे के एल एम एन के बाद से स्टार्ट करते हैं, या फिर तुम्हारे डी जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हिसाब से करते हैं। ये भैया इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा होता है जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, एटम्स को देखते हैं भाई ऐसे एनर्जी में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक्चुअली में वहां ऐसा कोई लाइन थोड़ी नहीं, तो ऑर्बिट नहीं होती, वो क्लाउडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि ऑर्बिट क्लाउड बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा कुछ भी नहीं होता है, उस क्लाउड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
हाँ ऑप्शन बी कि जब भी हम लोग चेक करते हैं तो भैया न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड से जो भी स्टार्टिंग चालू कर देते हैं 1 2 3 या फिर के एल एम, ये इस तरीके से बताने की कोशिश करा, ना कि ऊपर से करते हैं कि भैया के एल एम नीचे की ओर जाएंगे, है ना, ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the minimum number of electrons मिनिमम लिखा है ये। that the maximum Maximum. number of electrons that the second energy एनर्जी लेवल। level हम्म। can hold? Option हम्म। B 8. 8 वेरी गुड, है ना, याद रख लेना 8। ये सब 10th वाले तक को भी कुछ कुछ बच्चों को नहीं याद होगा। आ जाओ इसको बताओ कुलदीप। What is the correct pairing of an energy level slash cell with a maximum electron capacity? हम्म, करेक्ट, एकदम सही से मिला हुआ है। भैया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गुड, है ना। बाकी तुम्हारा 18 किस में होता है? भैया एम में एम। के हाँ एल एम भैया। होता है ना हाँ कोई बात नहीं, 2 में बताओ। भैया के गुड, और 8? एल एल गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। According to Bohr's model, how does the energy of an electron shell relate to its distance from the nucleus? Option Option A: the shell nearest to the nucleus has the maximum energy. Thus, option B: the shell farthest from the nucleus has the minimum energy. Option C: the shell nearest to the nucleus has minimum energy and the farthest has maximum energy. Option D: all cells have the same amount of energy. भैया ऑप्शन सी। गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। भैया आज मतलब यही टॉपिक होगा कि इसके आगे तक क्लास चलेगी? नहीं नहीं, बस हो गया, अब केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन रह गए। अच्छा ठीक है भैया, मतलब मैं हम्म, दीदी से बोलने जा रहा था। हाँ। अब कुछ नया नहीं पढ़ाना है, एज अभी लॉन्ग बस एज इसके एटॉमिक मास का तुमको पीपीटी दिखानी है, उसके क्वेश्चन कराने हैं, एटॉमिक नंबर के दिखाने हैं, और फिर वो तुम्हारा जो रिलेशन बताया बस उसके, बस केवल क्वेश्चन क्वेश्चन है, क्वेश्चन है और तुम्हारे वो स्लाइड्स है। as long as electron keep revolving in the same energy level, what happens to their energy? There is no change in the energy of the electron and the atom remains stable. ये ऑप्शन सी। गुड, है ना, ये कोई भी एनर्जी तुम्हारी क्या क्या, एक सेकंड, देयर इज नो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, द एटम रिमेन्स स्टेबल, सही है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। ही इज गॉन। चलो ठीक, तुम बताओ कुलदीप। When does an electron experience a change in its energy? हम्म, When it jumps from lower energy level to a higher, or it comes down from a higher. गुड, और अगर मान Yes. लो कि लोअर एनर्जी से अगर हायर जा रहा है तो उसकी एनर्जी लेवल में क्या हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा? हाइयर से लोअर जा रहा है ये लोअर से हायर जा रहा है। तो लोअर से हाइयर जा रहा है तो बढ़ेगा। गुड, और अगर मान लो कि तुम्हारा डाउन से हायर जा रहा है, मतलब कि मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कम हो। कम होगा। गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। What must an electron do to jump lower energy to higher energy level? Option हाँ, A: it must lose energy. Option B: it must maintain a fixed amount of energy. Option C: it must gain energy. Option D: it must decrease its speed. हम्म, भैया ऑप्शन सी। हाँ, इट मस्ट गेन एनर्जी। गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। What happens when an electron comes down from a higher energy level to a lower energy level? It higher से lower, हाँ it gains, नहीं it loses energy. हाँ, इट लूजेस एनर्जी, है ना। ध्यान से सुनना, हायर से लोअर मतलब ऊपर से नीचे, तो एनर्जी कम,
नीचे से ऊपर तो एनर्जी ज्यादा। और ये नीचे ऊपर की क्या बात हो रही है, शेल्स की बात हो रही है। मतलब कि भैया अगर एन से के में जा रहे हो तो कम, और अगर के से एन में जा रहे हो तो ज्यादा। ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ, अब तुम्हारा एटॉमिक वो दिखा देते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि एटॉमिक नंबर वाला केस। तो एटॉमिक नंबर हमें मालूम है कि भैया जो तुम्हारे प्रोटॉन होते हैं तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही बेसिकली डिटरमाइन करते हैं कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या होगा। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम में पाए जाते हैं, जितने पाए जाते हैं वही तुम्हारा एटॉमिक नंबर कहलाता है उस एलिमेंट का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि अंडरस्टूड होता है, हम समझ जाते हैं। एग्जांपल पे सोडियम, अगर सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है तो उसका मतलब है कि उसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया। अगर मान लो कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, जो कि तुम यहाँ देख पा रहे हो। तो देखो तुम्हारे यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन है तुम्हारे यहाँ 6 जो तुम्हारे सेंटर में पाए जा रहे हैं, तभी तुमको यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, ऊपर यहाँ 11 लिखे दिखाई दे रहा है ना ये। लेकिन एक्चुअली में 11 और 6 कहाँ लिखा होना चाहिए, जस्ट नीचे लिखा होना चाहिए। और अगर तुम देख पा रहे हो ना तो यहाँ तुमको देखो इस तरह से लिखा भी होगा, प्रोटॉन इक्वल टू 6, न्यूट्रॉन इक्वल टू 6। और जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो तुम्हारा ये देखो 12 एटॉमिक मास नंबर लिख कर आ रहा है। ये हो गया। तो ठीक है, तो तुम्हारा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो कि तुम्हारा प्रोटियम कहलाता है, तो उसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है, तभी तुम्हारा हाइड्रोजन जो होता है एटॉमिक नंबर उसका 1 बोला जाता है। तो इस एटॉमिक नंबर को डोनेट करने के लिए हम लोग लेटर जेड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो मतलब Z इक्वल टू 11, है ना, जो कि ये हो गया तुम्हारा सोडियम। तुमने काफी बार देख रखा होगा। ठीक है, ऐसे अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि अगर एटॉमिक नंबर तुम्हारा कार्बन का 6 है तो मैं Z इक्वल टू 6 भी लिख सकता हूँ। और अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एटॉमिक अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो मैं उसको Z इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ। ये हो गया। ठीक है, फिर तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि जितने भी तुम्हारे एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जैसे मान लो कि चाकू से अगर मैं काट रहा हूं तुम्हारे सोडियम को, तो जो मैंने काट दिया, चाहे इस काटूं चाहे उसमें काटूं, हर किसी केस में जो भी तुम्हारे सोडियम के जो भी तुम्हारे एटम्स होंगे, हर केस में तुम्हारे प्रोटियम जो आने वाले उसके न्यूक्लियस है वो सेम ही होने वाले हैं। और अगर मान लो कि इसी जगह बगल में कैल्शियम होता तो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो गए, तो उस डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई में तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन पाए जाएंगे, है ना। तो जब तुम्हारे प्रोटॉन अलग हो जाएंगे, तुम्हारे प्रोटॉन अलग होते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ यार तुम्हारा एटॉमिक नंबर ये डिसाइड कर सकता है कि तुम्हारे हम लोग किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि भैया कभी भी कोई भी दो के एलिमेंट के तुम्हारे एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, मतलब कि कभी भी तुम्हारा उनका तुम्हारे प्रोटॉन सेम नहीं होते, ये चीज है। तो तुम बोल सकते हो कि हाँ अगर हर एक एलिमेंट के अपने अलग एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ वो किस एलिमेंट की बात की जा रही है। तो जैसे मान लो कि एटॉमिक नंबर 6 बोलता हूं तो मुझे मालूम है कि भैया 6 प्रोटॉन केवल तुम्हारे कार्बन में ही पाए जाते, तो मतलब यहाँ 6 जिसकी बात हो रही है एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 6, वो तुम्हारे कार्बन की ही बात कर रहा है ना, ये और कोई एलिमेंट की बात नहीं कर रहा है। तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन बेसिकली से हेल्प ले सकते हैं डिस्टिंग्विश करने की मदद से कि हाँ कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, कौन से एलिमेंट की बात नहीं हो रही है। तो ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे मतलब ये हो रखे, तो तुम देखो ये सारे तुम्हारे एटॉमिक नंबर के हिसाब से तुम्हारे मतलब डिसाइड किए गए कि हाँ तुम्हारा कौन सा तुम्हारा वो है, कौन सा एलिमेंट की बात की जा रही है। अगर किसी का 1 है तो उसमें केवल 1 ही प्रोटॉन पाया जा रहा है, अगर किसी का 2 है तो उसमें केवल 2 ही प्रोटॉन पाया जा रहा है, अगर किसी का 3 है तो उसमें 3 ही प्रोटॉन पाया जा रहा है, 4 है तो 4 ही प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, 5 है तो 5 ही प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। क्योंकि भाई हर एक एलिमेंट में तुम्हारे उसके न्यूक्लियस में डिफरेंट डिफरेंट ही तुम्हारे वो पाए जाते हैं प्रोटॉन, कभी भी सेम नहीं पाए जाएंगे, इस चीज को याद रख लेना, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि अगर भैया मान लो कि नॉर्मल एटम है या फिर न्यूट्रल एटम है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ भैया एटॉमिक नंबर, फिर तो हम ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल हो गया। लेकिन तब जब वो तुम्हारा न्यूट्रल एटम हो, ऐसे नहीं है ना। क्योंकि हम अगर जैसे मान लो कि हमने ये बोल भी दिया कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम, लेकिन अगर हमें न्यूट्रल नहीं लगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमें मालूम है कि हाँ भैया तुम्हारा जब भी मतलब क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है, तो उस केमिकल रिएक्शन में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे तो तुम्हारा आयंस का फॉर्म लेगा। हो सकता है कि तुम्हारा पॉजिटिव आयन ले ले, निगेटिव आयन ले ले, तब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होने की वजह से आप बोल नहीं सकते कि हाँ एटॉमिक नंबर आपके तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होने वाला है।
ये चीज है। तो यहीं भी ये बात बताया जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर केमिकल रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट हो रहा है, अगर वो चेंज हो गया तो आपके प्रोटॉन नहीं चेंज होने वाले, है ना। ये सिंपल सी बात हो गया। तो एटॉमिक नंबर तुम्हारा चेंज नहीं होता केमिकल रिएक्शन में। अगर तुम्हारा चाहे जो हो जाए, प्रोटॉन हमेशा वही बराबर ही बराबर बना रहेगा, है ना। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो एटॉमिक नंबर हमें दो चीज बता रहा है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और उसमें नंबर ऑफ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कितने, तब तक जब तक वो तुम्हारा एलिमेंट न्यूट्रल हो रखा है। तो जैसे अगर सोडियम को लिखता हूँ मैं 11, मतलब कि Z इक्वल टू 11, तो इसमें पता चल रहा है कि भाई इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तब जब वो तुम्हारा सोडियम एटम कैसा हो रखा है, न्यूट्रल हो रखा है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। What fundamental particle present in the nucleus of an atom determines its atomic number? Option A neutrons, option B electrons, option C protons, option D nucleons. या ऑप्शन सी। गुड, है ना। ये है ना, ये ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल की बात कर रहा है। देखो फंडामेंटल पार्टिकल मतलब जो हमेशा होगा, अदरवाइज होना तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाता, है ना। लेकिन अगर फंडामेंटल कहीं भी लिखकर आ रहा है तो तुम प्रोटॉन को ही लगाना। आ जाओ यश। If an atom of an element has 6 protons in its nucleus, and what is it? What is the atomic number of that element? 6 proton है। बता, इससे ज्यादा समय नहीं। कुलदीप। हाँ भैया। बता इसका आंसर। If an atom of an element has 6 protons, it's the atomic number of that element. Well, चलो ठीक है, तुम बताओ मुझे दिव्यांशु। If an atom of an element Option has 6 protons in its nucleus, what is the atomic number of that element? Option A 12, option B 6, option C 3, option D 10. भैया ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी। भाई कंफ्यूज हो गए क्या तुम लोग? ये है तुम्हारा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाएंगे? तुम्हारे प्रोटॉन पाए जाएंगे। तो जितने ही प्रोटॉन होंगे उतना ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब याद हो जाएगा? ठीक है, आ जाओ अब इसका बताओ यश। The atomic number of the sodium Na element is 11 based on the definition provided. What does this tells about a sodium atom? तो ये ऑप्शन सी। हाँ, क्योंकि उसमें 11 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। ये है, आ जाओ इसका बताओ कुलदीप। letter is the atomic number of an element generally denoted Z. हाँ Z। और अगर मान लो कि स्मॉल जेड लिख रखा है तो स्मॉल जेड नहीं लगाना, कैपिटल जेड ही लगाना। ठीक है, ये आ जाओ दिव्यांशु। भैया मैं भी हूँ क्लास में। हाँ तो भाई अभिषेक बोल ही नहीं रहा। अभिषेक तो चला गया था ना बीच में क्लास में। अभिषेक बता भाई इसका आंसर। If the atomic number Z of carbon is 6, what can be stated about the Stated. atom of carbon? All carbon atom have different number of proton. All carbon atom have same number of proton. Option B. ठीक है, गुड है ना, क्योंकि उसमें तुम्हारे हर एक कार्बन एटम में 6 ही प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। इसी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर तुम्हारा 6 ही होता है, क्योंकि हर केस में तुम्हारे प्रोटॉन सेम ही होने वाले हैं। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन होते हैं, तो जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। Based on the information provided, why do different elements like sodium, carbon, and hydrogen have different atomic numbers? Option A, they have different numbers of electrons. Option B, they have different masses. Option C, they have different numbers of neutrons. Option D, they have different numbers of protons in their nuclei. भैया बताओ। ऑप्शन डी। गुड है ना, ये क्योंकि भैया उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, ना कि आपके डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। गुड है ना, उनके न्यूक्लियस में डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम बड़े आराम से मतलब कोई भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से पहचान सकते हैं क्या वहां कौन से एलिमेंट की बात की जा रही है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो
ये बता भाई। यश। Which characteristics of an पढ़ पढ़। element can be used to uniquely identify it? हम्म मतलब कि भाई ऐसी कौन सी ऑप्शन सी। करेक्ट, हाँ, एटॉमिक नंबर की तरफ है ना ये। और एटॉमिक नंबर बेसिकली कुछ नहीं, उसका प्रोटॉन ही होता है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। What is the atomic number of protons that uniquely identifies the carbon? Six. सिक्स है ना What ये। two? गधे, सिक्स। हाँ टू कार्बन किसका होता बोल रहा है? हीलियम का होता है। सुनो, 1 से लेकर 20 तक याद कर लेना तुम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आता है कि नहीं आता 20 तक? अगर मान लो कि पहला वाला की बात करता हो तो मुझे बताओ, सबसे पहला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है? हाइड्रोजन, फिर? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाँ, हीलियम, फिर? हीलियम, फिर? लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर? बेरिलियम। क्या बोलते हैं उसको? फिर बोरॉन, कार्बन, बेरिलियम। नाइट्रोजन, फिर उसके बाद बोरॉन। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, गुड। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हाँ गुड है ना, सामने रखी है ना तेरे सामने वो। समझ रहा हाँ है। भैया मेरे को याद है, पेपर के दिन गुड, याद हाँ करनी हाँ, पड़ती नहीं है। याद कर ले उसको, अच्छी बात है, याद भी होना चाहिए 20 तक। आ जाओ, अभिषेक बताओ इसका आंसर। what is the fundamental reason that atom of various elements are different from one another? हम्म They have different number of electrons, they have different physical state, they have different atomic. Option C. ऑप्शन सी है ना, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, या फिर एटॉमिक नंबर नहीं लिखकर आएगा तो क्या देगा? दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। ये आ जाओ, अब दिव्यांशु इसका आंसर बताओ बेटा। In what specific time of atom is the number of protons equal to the number of electrons? हाँ Option A, an ion. Option B, an excited नहीं हाँ एट, excited atom. हाँ Option C, a neutral atom. Option D, an isotope. हाँ भैया बता भाई। ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन ऑप्शन सी है सी। ना। हाँ, जब न्यूट्रल एटम होगा तभी तुम्हारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, तभी तुम बोल सकते हो कि हाँ एटॉमिक नंबर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के बराबर है। आ जाओ यश। If a neutral atom of sodium Na has an atomic number of 11, how many electrons does it contains? Uh, electrons. हाँ भैया ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी गुड है ना, क्योंकि यहाँ भैया उसने ऑलरेडी बता दिया कि जो सोडियम एटम की बात की जा रही है वो कैसा हो रखा है? न्यूट्रल हो रखा है। तब उस केस में जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो आपके इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल हो सकता है और आपके प्रोटॉन के भी इक्वल हो सकता है। और जो तुम्हारी पीरियोडिक टेबल होती है ना, उस पीरियोडिक टेबल में जो भी तुम्हारे रखा जाता है वो तुम्हारा न्यूट्रल एटम रखा जाता है। क्या रखा जाता है? न्यूट्रल एटम रखा जाता है। ये आ जाओ, तो इसका मतलब तुम समझ जाओ कि वो जो न्यूट्रल एटम में जो भी एटॉमिक नंबर लिख रखा है वो तुम्हारे प्रोटॉन के भी इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल है। लेकिन जैसे केमिकल रिएक्शन करोगे वैसे ही तुरंत खेल बदल गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। why is the atomic number of an element not equal to the number of electrons in an ion? हम्म These are formed by the addition or removal of electrons resulting in an unequal number of protons and electrons. गुड AC. है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Which above atomic particle are the only one that take part in chemical reaction? Proton, neutron, neutrons, electrons. गुड है ना, इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, इसी वजह से आपके प्रोटॉन कभी भी नहीं बदलते है ना। वरना प्रोटॉन बदल जाएंगे तो एटॉमिक नंबर भी बदल जाएगा। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। What happens to the atomic number of an element during a chemical reaction? Option हम्म A, it changes because the number of protons changes. Option B, it changes because of the number of electrons changes. Option C, it remains the same because the number of protons remains the same. Option D, it doubles because the atom forms a bond. भैया ऑप्शन सी। गुड है ना, क्योंकि भैया प्रोटॉन सेम होते तो आपका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के सेंस में करते तो भले चाहे चेंज हो सकता था। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश।
The atomic number of an element provides information about two things in a normal neutral atom. What are they? भैया ऑप्शन सी. द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द अच्छा एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन भी पता चल जाता है. Their normal neutral atom है ना यार. एक सेकंड. The number of proton and नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं होता. क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था ये. मैंने बोला कि अगर मान ली कि न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में तेरे क्या क्या इक्वल होते हैं. भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं. नहीं. तुम बताओ दिव्यांशु. क्या कौन सा वाला? ये वाला क्वेश्चन बता. नहीं क्वेश्चन नहीं बता. नॉर्मल ये बता कि अगर मान ली कि अगर न्यूट्रल एटम है, एटम अभी केमिकल रिएक्शन नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें क्या क्या इक्वल होगा तेरा इलेक्ट्रॉन और तेरा प्रोटॉन या फिर तेरा न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन. बता. भैया इसमें ये मैं ये कह सकता हूँ ये ऑप्शन बी हो सकता है कि भैया जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यश. इलेक्ट्रॉन्स हैं. सॉरी अभिषेक तुम बताओ इसका आंसर. भैया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं. हाँ गधो. सिंपल सी बात है. एटॉमिक नंबर हमें दो चीज बताएगा कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने है ना. नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हारे कभी भी नहीं बदलने वाले. आप केमिकल रिएक्शन करा लो चाहे ना करा लो, लेकिन अगर मान लो आपने केमिकल रिएक्शन कराया है तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तब आपका इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है, तब वो आयन बना देगा. अब हो सकता है कैटायन बना दे, एनायन बना दे. तो उस बेसिस पे आप एटॉमिक नंबर को नहीं बोल सकते कि हाँ एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे है. लेकिन अगर मैंने पहले ही बोल दिया कि यार वो जो एटॉमिक नंबर लिख रखा है वो उस एटम का लिख रखा है जो कि ऑलरेडी न्यूट्रल है, मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन कराया ही नहीं है, तो उसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन दोनों ही बता सकते हैं ना कि वो तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है. अब मुझे बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया. हाँ भैया. आ गया ना. तो फिर इसका आंसर क्या होगा. ऑप्शन बी. बी. बहुत छोटा सा है. मैंने बोला था. अबे बी नहीं बोला तूने, डी बोला था कि नंबर ऑफ भैया मैंने प्रोटॉन. बोला था. अच्छा चल तो फिर सही है तू एकदम. ठीक है कोई दिक्कत नहीं. तो अब देखो मास नंबर की बात करते हैं. ठीक है हमें मालूम है कि भैया एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है. तो जितना भी रियल मास पाया जाएगा फिर कहां पाया जाएगा भैया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में पाया जाएगा. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पाया जाएगा. और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं आपके भैया, मतलब क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, है ना. और यही तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि टोटल मास के इक्वल होता है, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि हाँ भैया मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. मतलब कि ये जो अंदर इसके पाया जाता है, ये तुम्हारे जो इसके अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, उसकी बात करेगा. ये हो गया. तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि सोडियम के एलिमेंट में है ना 11 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर कितना हो गया 11 प्लस 12 इक्वल टू 23. 11 फॉर प्रोटॉन 12 फॉर न्यूट्रॉन. सिंपल सा. ठीक वैसे अगर कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में तुम्हारे 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो तुम्हारा 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, जो कि उसका मास नंबर बताएगा, जो कि ये हो रखा है. ठीक है. और अगर मान लो कि हाइड्रोजन की बात कर देते हैं, हाइड्रोजन के पहले वाले आइसोटोप्स या प्रोटियम की, तो हमें मालूम कि उसमें एक प्रोटॉन पाया जाता है और 0 न्यूट्रॉन, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है. तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है प्रोटियम के लिए कितना हो जाता है, वो 1 हो जाता है. ये है. तो जितने भी मास नंबर होते हैं उसको हम लोग लेटर ए से डिनोट करते हैं. मतलब कि अगर सोडियम का मास नंबर तुम्हारा 23 है तो मैं बोल सकता हूँ ए इज इक्वल टू 23. ठीक वैसे अगर कार्बन का मास नंबर 12 है तो मैं बोल सकता हूँ ए इज इक्वल टू 12. और अगर मान लो कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का मास नंबर अगर 1 है तो मैं ए इज इक्वल टू 1 भी बोल सकता हूँ. ये हो गया है ना. और हमें ये भी मालूम है कि जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ तुम्हारा जो सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, क्या बोल सकते हैं कि जितने भी तुम्हारे न्यूक्लियॉन्स का टोटल है, जितने भी तुम्हारे एक एटम में न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं उतना ही तुम्हारा मास नंबर होता है. बेसिकली बात कुछ और नहीं करे, वही बात हो गया. और हमें मालूम है कि मास नंबर हमें कुछ और नहीं देता, बेसिकली हमको एक वैल्यू निकाल के देता है एक एटॉमिक मास की, है ना. तो मास नंबर हमें मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया. तो अगर मान लो कि प्रोटॉन का मास 1U है, एटॉमिक 1U होता है, न्यूट्रॉन का 1U होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने पाए जाते हैं उसमें 1 का मल्टीप्लाई, और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितने पाए जाते हैं उसमें 1 का मल्टीप्लाई बड़े आराम से निकाल दूंगा. तो तुम्हारा मास नंबर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ
न्यूट्रॉन के ऐसे करके बराबर आ जाएगा, ये है। तो यही तुम्हारा जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वही तुम्हारा एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तभी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, मास नंबर को एटॉमिक मास के भी इक्वल कर देते हैं, कोई गलत नहीं होता, सेम ही हो जाती है बात, है ना। तो इस चीज को याद रख लेना। तो जो तुम्हारा मास नंबर होता है किसी भी एटम का, वो हमें उसके एटॉमिक मास को बताता है, उसके भार को बताता है ना। तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक एटम का मास नंबर है 23, तो मैं उसको सोचता हूँ क्या कि यार उसका भार कितना है, वो है 23 U, मतलब कि उसका एटॉमिक मास कितना है 23 U। और एटॉमिक मास मास नंबर कुछ और नहीं है, सेम ही है, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आ जाओ, अभिषेक इसका आंसर बताओ भाई। Which subatomic particle primarily determine the real mass of an atom? Electron, the proton and electron, proton and neutron, proton and neutron. See, गुड, है ना। आ जाओ कुलदीप। How is the mass number of an element calculated? भैया ऑप्शन सी, है ना। भैया डी। डी, गुड, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, गुड, है ना। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। An atom of sodium Na contains 11 protons and 12 neutrons. What is the mass number of this sodium atom? हम्म, भैया ऑप्शन बी 23। गुड, है ना। ये हो गया, प्लस कर दिया। इसका आंसर बताओ यश। By which letter is the mass number of an element denoted? भैया ऑप्शन सी है, ए। और मुझे बता जेड किससे डोनेट करते हैं, जेड के लिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, गुड, है ना। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका बताओ जल्दी से। what is the collected term used for the proton and neutron present together in the nucleus of an atom? Isotopes are in nucleons. Nucleons. न्यूक्लियॉन्स का ना, क्योंकि न्यूक्लियॉन से भैया प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आ जाओ कुलदीप। The mass number of sodium is 23. What is its atomic mass? हम्म, भैया ऑप्शन बी। हाँ 23 यू, बस लगा दिया, तुम समझ गए कि वो एटॉमिक मास की ही बात कर रहा है। ये हो गया, ठीक है। तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं मास नंबर तुम्हारे एटॉमिक नंबर पे, क्योंकि हमें मालूम है कि भैया मास नंबर इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब क्या है कि मैं ये भी लिख सकता हूँ एटॉमिक नंबर की जगह नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह एटॉमिक नंबर, मतलब कि मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तुमको क्वेश्चन मिलेंगे कि मुझे बताओ मास नंबर, अगर मेरे पास न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर कुछ और नहीं भाई, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है। तो बस वो रिराइट कर दिया गया, बस नाम को बदल दिया गया, ये है। तो अगर किसी भी एटम का, अगर मान लो कि तुमको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करना है, तो तुमको सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करना है, तुमको एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है, मास नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए सोचो। तो सबसे पहले सिंबल लिखोगे। सिंबल के तुम मतलब क्या कहते हैं, लोअर साइड में, है ना, लेफ्ट लोअर साइड में तुम एटॉमिक नंबर लिखोगे, और अपर साइड में तुम मतलब क्या कहते हैं उसका मास नंबर लिखोगे। जैसे कि मान लो कि ये, तो सिंबल ऑफ एलिमेंट कोई भी लिखो, उसके जस्ट ऊपर तुम्हारा मास नंबर लिखा होगा और इधर साइड तुम्हारा एटॉमिक नंबर लिखा होगा। और हमें मालूम है कि मास नंबर को ए से लिखते हैं और तुम्हारा तुम्हारा एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे कार्बन है, तो हमें मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो भैया नीचे लिखा जाएगा Z इज इक्वल टू 6। भैया इसका मास नंबर 12 होता है, A इज इक्वल टू 12। तो मैंने यहाँ A इज इक्वल टू 12 ऐसे लिख दिया, और ये उसका कार्बन का एटॉमिक सिंबल मैंने ऐसे करके बना दिया। तो ये एक प्रॉपर उसका रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें लोअर फिगर में 6 ये इंडिकेट कर रहा है कि एटॉमिक नंबर कितना है, और अपर फिगर तुम्हारा 12 इंडिकेट कर रहा है कि उसका मास कितना है। मतलब कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ Z इज इक्वल टू 6 और A इज इक्वल टू 12। आ जाओ दिव्यांशु। Which equation correctly represents the relationship between mass number and atomic number? हम्म, Option A, mass number equal to atomic number minus number of neutrons. Option B, mass number equal to number of protons plus number of electrons. Mass number equal to atomic number plus number of neutrons. Mass number equal to number of protons into number of neutrons. हम्म, भैया ऑप्शन सी।
गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ यश। When indicating the atomic number and mass number of the symbol of an element, where is the atomic number Z written? हम्म, The upper right side of the symbol, the lower ऐसे left भी side. सोच ले, ABCD करके ऐसे सोच ले। अरे हाँ, ये वो बी वाला ऑप्शन होगा। हाँ, लोअर साइड ऑफ अपर द राइट सिंबल और है ना, ये लोअर हाँ, नीचे साइड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। In the standard notation for an element symbol, where is the mass number A typically written? On the lower side, on the upper side, on the upper left side. गुड है ना, ये हो गया। ऑन द अपर राइट साइड नहीं होगा ना ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Presentation of an element, what does upper figure, example 12 in 12 indicate? The atomic क्या हो the जाएगा? mass number. सी। सी। गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। In the representation 12C, what does the lower figure 6 specifically represent? भैया इसमें से तो 6 है ही नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बना दे रहा भाई, ये ले 6। थैंक यू। अब बताओ। Option A, the mass of the atom. Option B, the atomic number of the element. Option C, the total number of nucleons. Option D, the total mass in grams. भैया ऑप्शन बी, द एटॉमिक नंबर ऑफ द गुड एलिमेंट। है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसको बता दो बेटा। For an atom of carbon represented as 12C, what is its atomic number and mass number respectively? ऊपर होता है मास नंबर, नहीं हाँ, ऊपर होता है मास नंबर, तो 12 है मास नंबर। भैया ऑप्शन है, ऑप्शन है जिसमें एटॉमिक नंबर है 12 इसका, और मास नंबर है 6। चलो ठीक है, ये अभिषेक तुम बताओ इसका आंसर। नहीं 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 Option नहीं B, नहीं नहीं, atomic ऑप्शन number ऑप्शन 6, भी होगा mass ना, number बताया 12. जाता है। समझ ना भाई, इसको गलत नहीं करके आना मैंने है, दिया समझे ना। आंसर। हाँ ये है ना, अच्छा गलत किया तूने ये वाला, कोई बात नहीं, गलत नहीं करके आना है। अब देखो जैसे बोला है कि एटॉमिक नंबर तुम्हें कैलकुलेट करना है उस एलिमेंट का जिसके एटॉमिक न्यूक्लियाई में मास नंबर 23 दे रखा है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 दे रखी है, और तुम्हें यह भी बताना है कि वो किस सिंबल की बात कर रहा है। तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्वेश्चन कैसे आ रहा है? क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि मुझे बताओ कि मास नंबर क्या होगा। तो मास नंबर के पास तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि भैया बेसिकली बात ही इसी की आ जाती है, क्योंकि कभी भी अगर बात किया जाएगा नंबर मास नंबर की तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होना चाहिए। लेकिन भैया यहाँ तो आपका मास नंबर दे रखा है, और आपका मास नंबर के साथ साथ चलो ठीक है मास नंबर में यहाँ 23 लिख देता, लेकिन भैया यहाँ तो न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी 12, और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका दिया नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चलो निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालूंगा तो मुझे बताओ कितनी वैल्यू आएगी इसकी नंबर ऑफ प्रोटॉन की। 11 आ गई, ये हो गया। तो अगर मान लो कि किसी भी प्रोटॉन में अगर किसी के एटम के न्यूक्लियस में अगर 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं तो किस एलिमेंट की बात हो रही होगी? भैया सोडियम, सोडियम। हाँ सोडियम की बात हो रही होगी। तो यहाँ कैसे बोल सकता हूँ, Z इक्वल टू 11 इज फॉर सोडियम, ये लिखा है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था सिंपल, न्यूट्रॉन की जगह पता क्या लिख देता, तुम्हारा एटॉमिक मास लिख दे, एटॉमिक नंबर लिख देता, तो फिर और इस तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता। ये है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसा आ चुका है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम में कितने होंगे, है ना। नहीं बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक एटम में वो 8 हो रखे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 हो रखे हैं। तो मुझे बताओ कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। मुझे बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा। भैया 8। 8 होगा, वेरी गुड। अब मुझे बताओ उसमें चार्ज कितना होगा। 0. 0 होगा। नहीं क्यों? क्योंकि भैया, भी क्यों नहीं होगा बता। 0 अच्छा रुक जरूर बोले तो बोले 0 होगा ना कि नहीं होगा, बता मुझे। 0 नहीं होगा। 0 ही होगा ना, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन कितने मुझे बताओ। अच्छा 8 है,
प्रोटॉन भी कितने बताओ मुझे, 8 है। तो अगर मैं टोटल गिनूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन में बल्कि दिया भी नहीं है कि जो तुम्हारा एटम है वो तुम्हारा न्यूट्रल हो रखा है, लेकिन फिर भी हमको पता चल गया कि न्यूट्रल मतलब तभी जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे नंबर ऑफ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं प्रोटॉन, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मुझे बताओ यहाँ दोनों के दोनों बराबर हैं कि नहीं है, बताओ मुझे। भैया पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मतलब जो हाँ उसका लास्ट सेल होगा हाँ के एल, हाँ एल सेल में तो भैया सिर्फ 6 ही एल वो आएंगे हाँ, तो इससे क्या इलेक्ट्रॉन। फर्क पड़ता है? भैया वो स्टेबल कहाँ होगा फिर, 8 नहीं, होने चाहिए ना स्टेबल होने के लिए। सुनो मैं बताता हूँ। जैसे तुमने बोला कि भैया भैया उसमें सोडियम, सोडियम हाँ, -2 दिया है। हाँ, जैसे तुमने बोला भैया 2 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, और फिर उसके 4 5 6 7 8 और लास्ट वाले एल में 1 आएगा, ठीक है। यही तुम बोलना चाह रहे हो ना? हेलो। किसमें भैया, ये तो ऑक्सीजन का है ना। हाँ ये ऑक्सी नहीं, सोडियम का है ना 11। नहीं मैं अच्छा तुम ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, अगर ऑक्सीजन की बात कर देते हैं। मैं तो ऑक्सीजन की बात हाँ ठीक है ऑक्सीजन, अच्छा मैं तो। तुमको एक एग्जांपल दे रहा था, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा 2 हो गया और ये तुम्हारे कितने हो गए, 6 हो गए। तो है अभी मैंने इसको केमिकली रिएक्ट नहीं कराया, तो अच्छा मुझे बताओ अगर मैं इसको केमिकली रिएक्ट नहीं करा रहा हूं तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या घटने बढ़ने वाली है, बताओ मुझे। नहीं। नहीं बढ़ने वाली है। तो हमें कैसे पता चला कि भैया इसमें मतलब क्या कहते हैं कि इसकी केमिकली रिएक्ट नहीं हुआ है? तो हम चेक करेंगे ना कि उसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या प्रोटॉन की संख्या बराबर है कि नहीं, क्योंकि अगर ये रिएक्ट हो गया होता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और ज्यादा हो सकती थी, और अगर कम और ज्यादा हो जाती तो फिर ये जो तुम्हारा है ये फिर तुम्हारा एक आयन बना देता कुछ ना कुछ, है ना। जैसे ये ऑक्साइड आयन बना देता तुम्हारा, ये O2 निगेटिव है ना, ये बना देता। लेकिन जब मुझे पहले ही बता दिएगा कि तुम्हारे एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 है और तुम्हारा प्रोटॉन भी 8 है, तो इसका मतलब है कि वो केमिकली रिएक्ट नहीं हुआ है। तुम्हारे हर केस में तुम्हारा इसके अंदर जो तुम्हारा न्यूट्रॉन है उसमें भी तुम्हारे न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन तुम्हारे 8 पाए जा रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 पाए जा रहे हैं। तो मतलब है कि इनमें टोटल चार्ज जो है वो 0 है, मतलब कि इस समय जो ऑक्सीजन की बात हो रही है वो एक तुम्हारे न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। तो मुझे बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। ठीक है ये भैया। कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर तो मतलब तुरंत समझ जाओ कि भाई सारी चीजें बराबर है। ये अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी से। एक हीलियम एटम है जिसका एटॉमिक मास दे रखा है 4u, है ना, और बोला गया है कि उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। तो मुझे बताओ कि उसमें न्यूट्रॉन में कितने पाए जा रहे होंगे, बताओ मुझे। एक हीलियम एटम है, हीलियम एटम का एटॉमिक मास 4u लिख रखा है और बोला गया कि उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, तो मुझे बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे। भैया 2। 2 ही होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि भैया मास नंबर किसके इक्वल होता है, भैया प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। और अगर मास नंबर यहाँ इसने 4u दे दिया और प्रोटॉन की संख्या हमें मतलब पता है और तुम्हारा न्यूट्रॉन की हमें निकालनी है, तो कुछ नहीं भैया इधर भेज दो, बस वही हो गया। तो ये आपका 2u आ गया, मतलब कि न्यूट्रॉन भी आपका कितना हो गया, 2u हो गया, है ना। तो आप देख रहे हो कि देखो कुछ एलिमेंट होते हैं जिनमें आपके मतलब क्या कहते हैं प्रोटॉन और तुम्हारे न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन हर केस में नहीं होता है। जैसे आपके हीलियम के केस में इक्वल है, सोडियम तुम्हारा मतलब कार्बन के केस में इक्वल है, लेकिन अगर मान लो कि मैं सोडियम की बात करते हो तब तो इक्वल नहीं है, क्योंकि भैया प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन आपके 12 हो गए, है ना। तो ये तो वो आपको धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा। तो मुझे बताओ आज का सिलेबस, आज का कंटेंट सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने पढ़ाया आज? हाँ भैया। आ गया, ठीक है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एटम, ठीक है, बाय नील्स बोर। ठीक, तुम्हारा ये 3 मार्क्स का हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हाउ एनर्जी लेवल और ऑर्बिट रिप्रेजेंट इन एटम। ये तुम्हारा हो गया 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। आ जाओ अब उसके बाद, हाँ
what is the energy consideration of an electron if closer to nucleus or farther to न्यूक्लियस। ये तुम्हारा हो गया, 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, फिर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, है ना? एटॉमिक नंबर, हाउ डू वी रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन with the example of हाइड्रोजन, सोडियम एंड तुम्हारा एक कैल्शियम वाला एग्जांपल है ना, कैल्शियम। ये आराम से हो गया तुम्हारा, 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज एटॉमिक मास और मास नंबर, हाउ डू वी रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन with एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और तुम्हारा कैल्शियम। ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, रुको जरा, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। प्रोटॉन इज ऑलवेज shows atomic number but sometimes electron doesn't। ठीक है, एक्सप्लेन, 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, आ जाओ, अब उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डू वी रिप्रेजेंट symbol of an element with its atomic number and mass number, give examples, है ना? ये हो गया तुम्हारा आराम से 2 मार्क्स का हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8। What are the relation between atomic number and mass number? Made a question on this and solve it। ठीक है, तुम्हारा 3 मार्क्स का। अब मुझे बताओ, इन 8 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? क्यों, किसी को कोई भी डाउट नहीं भैया। नहीं? पक्का, गुड है ना। ये आ जाओ, जो इसको जरा भेज देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा क्योंकि इतनी बार इसको रगड़ा है मैंने स्टार्टिंग से ही क्लास में कि कोई ऐसा कुछ खास लगा नहीं होगा नया। और यही फायदा होता है जब आप अगले चैप्टर की तैयारी को थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर करके पढ़ाते रहते हो तो फिर आपके लिए वो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। हाँ, समझने की कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब तुम वन शॉट रिवीजन जाके देखो, तुमको वन शॉट रिवीजन एकदम आसान सा लगेगा। इस क्लास में तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। हर एक क्वेश्चन के बाद एक मतलब डिस्कशन हो रहा है, ये चीज हो रही है ना। ये अब तुम वन शॉट देखोगे तुमको सब समझ में आएगा कि अच्छा वन शॉट में क्या बात हो रही है। ये भैया दिव्यांशु ने आपको कुछ बताया था क्या? कौन सी बात? मतलब दिव्यांशु ने कुछ बताया था? नहीं, कौन सी बात मैं पूछ रहा हूँ?
भैया भैया दिवांश ने आपको कुछ बताया था कि नहीं? नहीं, मैंने तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं बोला। एटॉमिक फिर ठीक नंबर है, दिव्यांश ने कुछ नहीं बताया तो 4 5 6 7 नहीं 8 तू बोल तो बता दूं मैं। नहीं रहने दे। 8